जो रोजगार की जो बात आपने की, उसमें रोजगार में प्रधानमंत्री ने और सरकार ने बार बार कहा कि रोजगार सिर्फ नौकरियां नहीं होती, लेकिन पब्लिक की नजर में रोजगार अभी भी नौकरी ही है। अश्विनी जी, तो नौकरी बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ करना है, ये एक बहुत बड़ा फोकस हो सकता है बजट का, या कम से कम उस तरफ इशारा तो हो ही सकता है कि ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिससे नौकरियां बढ़ें। जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये जो लेके आएंगे बजट टैक्स पेयर फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, इस तरह का बजट लाएंगे, तो टैक्सेशन में भी जो चेंजेस आएंगे वो कुछ इस तरह के ही होंगे। जैसे एक बात उठ रही है एमएसएमई सेक्टर को लेकर कि अगर 45 दिन में उसकी पेमेंट नहीं होती तो उसकी डिडक्शन टैक्स रिबेट नहीं मिलती, तो उससे नुकसान क्या होने लगा कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने एमएसएमई सेक्टर से डील करना ही बंद कर दिया, उनसे सामान लेना ही बंद कर दिया। तो कहां तो था उसको इंसेंटिवाइज करना। जो छोटे उद्योग हैं कि अगर मान लो कोई बड़ा उद्योग छोटे उद्योग से कुछ सामान लेता है और उसकी पेमेंट लेट करता है, 45 दिन से ज्यादा टाइम लगाता है, तो उसको उसका टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा बड़े उद्योग को। और ये इसलिए किया गया था ताकि जल्दी पेमेंट हो और छोटे उद्योगों को सपोर्ट मिले। हाँ, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि वो छोटे उद्योग से ले ही नहीं रहे। तो अब इसका क्या बीच का रास्ता निकाला जाए कि उनको सपोर्ट मैकेनिज्म भी हो जाए, लेकिन उनका इस तरह से जो बाइकआउट हो रहा है बड़े उद्योगों के द्वारा वो भी बंद हो। तो बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। वही मैं कह रहा था कि इस सरकार का जो ध्यान रहेगा वो नीतियों पे रहेगा। वो छोटे-मोटे चेंजेस ठीक है, जैसा रजत जी ने कहा या जैसे सबकी डिमांड है, उसको पूरा करने के लिए छोटी-मोटी ट्विकिंग हो जाएगी कि न्यू रिजीम की तरफ ले आए, न्यू रिजीम में जो चेंजेस चाहिए, जो डिडक्शन चाहिए वो ले आए। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का पूरा ध्यान पॉलिसी फ्रेमवर्क पर रहेगा कि क्या क्या नीतियां लाई जाएं, आमूलचाल परिवर्तन क्या लाए जाएं। और उसमें जो परिवर्तन की बात है उसमें रजत, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बहुत बात आ रही है कि निवेश जो हो रहा है अर्थव्यवस्था में सरकार की तरफ से तो हो रहा है, और कुछ क्राइसिस भी रहे पहले कार्यकाल में। आप देखिए कि वो बैंकिंग का एक बहुत बड़ा इशू था, एनपीएस का, और बैंकिंग सेक्टर के पर दबाव था। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में फिर कोविड आ गया, तो सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी। अब उम्मीद की जाएगी कि प्राइवेट सेक्टर भी उस तरह से इन्वेस्ट करे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की अपनी हेल्थ तो अच्छी लग रही है, उसके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी लग रही है, लेकिन उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है जितनी प्रॉफिटेबिलिटी अभी प्राइवेट सेक्टर की दिख रही है। बिल्कुल, इस समस्या को पहले बोला जाता था डबल बैलेंस शीट समस्या। इसमें बैंकों की बैलेंस शीट खस्ता थी और प्राइवेट सेक्टर की भी बैलेंस शीट खराब थी, तो बैंक लेंडिंग नहीं देते थे और प्राइवेट सेक्टर भी आगे नहीं बढ़ पाता था, तो ये ट्विन प्रॉब्लम बोलते थे। लेकिन अब करीब 5 साल हो गए हैं जिसमें कि रिकॉर्ड स्तर पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं जी, और रिकॉर्ड स्तर पे बैंक की जो एनपीएस हैं वो रिकॉर्ड लो लेवल पर हैं। तो ये स्थिति में लगातार एक चिंता का विषय सरकार का रहा है कि सरकार ही क्यों सारा इन्वेस्टमेंट करे। आप पिछले साल भी देखिए करीब 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया, जो कि ये प्राइवेट सेक्टर को उतना ही आगे फ्रंटिंग करनी चाहिए थी। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने एक बार बोला था कि आप लोग हनुमान हैं क्या, कि मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आपकी शक्तियां क्या है, इस देश के अंदर शक्तियां क्या है। बाहर का जो पैसा है एफडीआई के माध्यम से देश में आ रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पे भरोसा दिखा रहा है, तो भारत के ही प्राइवेट सेक्टर के लोग कॉर्पोरेट्स वगैरह क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे भारत की स्टोरी में। ये एक बहुत बड़ा पजल है। पीएलआई स्कीम जब लाई गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसका कारण लाने का ये था कि थोड़ा ट्रिगर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को, कि बोला जाए कि ये सेक्टर सनराइज सेक्टर है, इनमें आप लगाइए, नहीं होगा तो हम लोग भी आपको फाइनेंशियल मदद देंगे उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इन सब की भूमिका तैयार की गई है। पीएलआई स्कीम का जबरदस्त फायदा हुआ है, ना सिर्फ ग्रोथ में बल्कि नौकरियों को भारत में वापस लाने के लिए भी। आप देखिए लगातार इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो भारत की भूमिका बढ़ती चली जा रही है वैश्विक स्तर पर, ये और बढ़ेगी। पीएलआई 2.0 की मुझे लगता है रूपरेखा इस बजट में देखने को मिल सकती है कि नए युग का एक नया वर्जन पीएलआई का कैसे बने। यानी निजी क्षेत्र को, बड़ी कंपनियों को ये प्रोत्साहित किया जाए कि आप और निवेश कीजिए, जिससे और आपकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और नौकरियां भी बढ़े, जो रोजगार बिल्कुल, और दोनों निवेश करें भारत के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जी, वो नई मशीनें भारत में बनाए, बाहर से लाएं, जैसे भी करके सिस्टम्स को यहाँ पे इन्वेस्ट करने की प्रयास को शुरू करें। बहुत समय हो गया, 4-5 साल हो गए। इस बार पिछले साल प्राइवेट सेक्टर इसलिए इंतजार में था कि देख लें चुनाव में क्या होता है। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया, एक स्टेबल सरकार है 5 साल की। ये जो 5 साल की जो ट्रैजेक्टरी होने वाली है, मुझे लगता है पूरे विश्व में एकदम अभूतपूर्व स्तर पे रिकॉर्ड तोड़ इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है हमारे देश में। तो इतने बड़ा अगर अपॉर्चुनिटी हो तो प्राइवेट सेक्टर अगर बैठ के फेंस पे देखता रहेगा तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है अब समय आ गया है कि अब पेडल पे एक्सीलरेटर दबाया जाए और तेज गति से आगे बढ़ा जाए।
और एक एक क्षेत्र जो है वो कृषि का क्षेत्र, उसके अलग अपनी पेचीदगियां हैं, उसकी चुनावी पेचीदगियां भी हैं। हमारे साथ प्रशांत चुरे मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से। प्रशांत, उधर क्या उम्मीद लग रही है? ये एक बड़ी बात भी है कि अगर कहा यह जा रहा है कि किसानों को ध्यान में रखा जाएगा, किसान मुजफ्फरनगर के क्या सोचते हैं, और माना यह जा रहा है कि जो असली क्रिटिक्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो सिर्फ बोर्ड रूम में ही नहीं जमीन पर भी मिलते हैं। ये जो किसानों की और तरक्की हो, इसके लिए सरकार कदम उठाना चाहती है। कोई चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है बजट के जरिए भी? कौन सी चीज है जिस पर ध्यान दिया जाए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं। सबसे पहले अगर विकसित भारत हमको बनाना है तो खास करके किसानों के ऊपर में फोकस रखना चाहिए। किसानों को जो एग्रीकल्चर, जो इनके औजार हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं और बहुत सारे एग्रीकल्चर हैं, उनको विशेष करके इनको छूट दी जानी चाहिए। जो छोटे किसान हैं इनको लोन देना चाहिए। और दवाइयाँ, मैं ये समझता हूँ जितनी भी 90% दवाइयाँ हैं सब नकली हैं। ये नकली दवाई के जो उत्पादक विक्रेता हैं, जो कंपनियाँ इनको बनाती हैं, इन कंपनियों पे बैन लगाना चाहिए और जोर देना चाहिए कि इनको अच्छी से अच्छी दवाइयाँ मिले, अच्छे से अच्छे इनको औजार मिले। प्रशांत, ये बड़े किसानों की बात, जो ये बड़े किसानों की मांगे ज्यादा लग रही हैं, लेकिन जो छोटे किसान भी हैं, और देश में बड़ी संख्या छोटे किसानों की है, किसान सम्मान निधि को किसान कैसे देखते हैं? ये एक बड़ी बात भी है। किसान सम्मान निधि कितना बड़ा रोल निभाती है, इसे कैसे देखते हैं? इस पर क्या उम्मीद होती है? किसान सम्मान निधि की दरअसल टाइमिंग अच्छी नहीं है। अब तक जो है जनवरी का पैसा नहीं आ पाया, मेन चीज है। रोल तो है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। इससे कोई मदद मिल पाती है किसान को? ये जो निधि आती है, महंगाई के दौर में कोई नगण्य मात्र मदद है ना के बराबर। क्या मदद मिल सके? बजट आने वाला है, क्या होना चाहिए वो भी बता सकते हैं आप? नहीं, बढ़ाया जाए इसे। और दूसरी चीज यह है, हर किसान की 60 साल बाद ऑटोमेटिकली पेंशन शुरू हो जाए। क्योंकि किसान के बाद, बूढ़ा होने के बाद बच्चों के हाथ में काम आ जाता है, उसके बाद जो है किसान को कुछ नहीं मिल पाता। ये जो छोटे किसान है उनकी बात है। छोटे किसानों की आय कैसे बढ़े? क्या उसमें कमी आ रही है या वो उसके लिए कोई कदम और उठा सकते हैं? छोटों किसानों का शोषण हो रहा है इस सरकार के अंदर। क्योंकि छोटे किसान जिसके पास में थोड़ी ज़मीन है, वो अपना गन्ना शुगर मिल को फ्री में डाल जाती है, पैसा उसको पल्ले नहीं होता। और किसान बहुत ही मजबूर है, क्योंकि किसान को गन्ना डालने के तुरंत बाद मिल की तरफ से पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर छोटे किसान है, उसको पेमेंट नहीं होती है, वो ब्याज पे पैसा लेकर के अपने सभी कार्य पूरे करता है। इसकी शिकायत होती है कहीं पर? आप ये कर पाते हैं कदम? उसमें क्या दिक्कत आती है? कई बार छोटे किसानों ने, सभी किसानों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन किसानों का हर गवर्नमेंट, हर सरकार के अंदर शोषण होता रहा है। सभी को आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल फोकस नहीं डाला जाता। गन्ना किसानों की बात की, और ऐसा कुछ और फसलों के किसानों के साथ भी है। लेकिन इसमें अश्विनी जी एक मसला ये भी है कि कृषि जो है क्षेत्र, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का ही रोल नहीं है, इसमें राज्य सरकारों का भी रोल है। इसमें ज़मीन का एक अपना अलग मामला आ जाता है। और जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है काफ़ी ग्रामीण इलाकों का, ज़मीन अपने आप में एक एसेट जो है वो किसान के लिए बनती जा रही है, और उसको भी कुछ किसान अलग नज़रिए से देखने लगे हैं। ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें किसान सम्मान निधि अपने आप में शुरू हो गई है, उसका बढ़ना है, बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? देखिए, मेरे विचार में एग्रीकल्चर कभी से भी, मतलब हमारा तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है। हाँ, नहीं मतलब वो, लेकिन वो घटता जा रहा पूरा, उसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, वो उतना परसेंटेज वाइज आप देखें तो वो उतना नहीं है जितना आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले या 30 साल पहले था। जी, तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है, और जो भी बूस्ट हम दे सकते हैं वो मिलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक हमारे को एग्रीकल्चर से पूरा बूस्ट नहीं मिलेगा इकोनॉमी को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन हमें लगता है कि इसकी तरफ तो ध्यान पूरा देना चाहिए हमारे को, क्या कारण है इसके लिए। ये शिकायत देखिए, हाँ। नहीं, मैं इस पूरी शिकायत को मैं थोड़ा ब्रेक करता हूँ आपके लिए आंकड़ों के माध्यम से। जब 2008-9 में यूपीए की सरकार होती थी, कई आपके युवा दर्शक हैं उनको याद नहीं होगा, तो अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट थे,
वो अपनी बातों में उन्होंने रखा कि हाँ, किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए पूरी ऐसी एक अर्थनीति बननी चाहिए कि इनमें ग्रोथ हो सके। उस टाइम में 2% ग्रोथ होती थी, 1 से 2% तक। उन्होंने बोला था मेरा सपना है कि भारत में 4% की दर से ग्रोथ हो सके एग्रीकल्चर क्षेत्र की, जो हो रही है। पिछले 5 साल से रिकॉर्ड स्तर की 4.5% की ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है। आप कितनी ही कहानियां सुनेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले साल जरूर एग्रीकल्चर ग्रोथ कम रही, लेकिन अगर आप ओवरऑल इस पूरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हुआ। और जो परसेंटेज जीडीपी का जो हिस्सा है जो एग्रीकल्चर से आता है वो लगातार 55, 56, 57% बढ़ रहा है। तो उसका कारण ये भी है कि कई सारे एक ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोगों ने, हमारे किसानों ने खोज लिए हैं जिसकी एक निर्यात किया जा सके, जिनको विश्व स्तर पे निर्यात, जैसे फॉक्सनट है, मखाने जिसको बोलते हैं। बिहार देखिए, बिहार में किसान लगातार फॉक्सनट उगा रहे थे लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रही थी, लेकिन सही नीतियों के माध्यम से आज वो सीधे सीधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। $200-300 मिलियन का साल का एक्सपोर्ट शुरू हो गया ऐसी कमोडिटी का। वो जो उसका बेनिफिट है वो छोटे किसानों तक हाँ, उस लिहाज से नहीं पहुंच रहा है, ये उनकी शिकायत रहती है। पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, बात सही है। पीएम किसान जो 6,000 रुपए साल की देने की बात थी, ये 2018 में तय किया गया था। तब से लेकर अब 6 साल हो गए हैं, महंगाई की भी एक दर है, इंडेक्स लिंक्ड नहीं है ये, तो जरूर इसको डबल करना चाहिए। आप देखिए, हर प्रत्येक जो राज्य सरकार है वो अपने जेब से उस 6,000 के आंकड़े में अपना कुछ डाल के उसको लगभग 10-12 हज़ार खुद ही से कर रही है। तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना फिस्कल एल्बो रूम है कि इस संख्या को 6,000 को बढ़ा के 12,000 तक करे, और जो छोटे किसान हैं उनको जो लाभ मिलना चाहिए उसके माध्यम से मिल सके। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि इसको बढ़ाया जाए। उधर अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित, क्या खबर वहां से? देखिए, अभी राष्ट्रपति भवन के सामने हम मौजूद हैं किशोर, और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ निकलेंगी, और फिलहाल अभी राष्ट्रपति भवन के भीतर मुलाकात चल रही है। और जो बजट प्रेजेंट करने से पहले जो राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, जो एक औपचारिक ये प्रक्रिया होती है हर बार, तो उसको यह पूरा किया जा रहा है। और कुल मिलाकर अब से किसी भी वक्त वो निकल सकती हैं यहाँ से। जी, तो अमित पांडे वहां मौजूद राष्ट्रपति भवन में। 11 बजे याद रखिए समय है जब वित्त मंत्री का भाषण शुरू होगा। ऐतिहासिक इस लिहाज से भी क्योंकि वो लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। और ये इस पूरे कार्यकाल को, रजत, आप निर्मला सीतारमण के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि मोदी सरकार और मोदी 2.0 और अब 3.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो रोल रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करने का, उसकी चर्चा शायद उतनी नहीं होती। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनरली मुझे लगता है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को पंचिंग बैग की तरह मिडिल क्लास भी ट्रीट करता है कि कुछ नहीं है तो दोष उन पे मर दो। बट मुझे लगता है अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली असेस करें तो निर्मला जी ने जो महती भूमिका निभाई है, सबसे ज़्यादा गहन परिस्थितियाँ थी जब देश कोविड के दौर से गुजर रहा था। कैसी पॉलिसीज बनाई जाए ताकि अर्थव्यवस्था ही न डूब जाए। आप सारी आज की डेट में अगर आप देखें कंपैरेटिवली, और ये इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश भी हुआ है, आप जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज भी कोविड के मार से ऊपर नहीं उभर पाई हैं। और भारत ने आज ही नहीं, 2022 में ही अपने जो पर उस पीरियड के लिए उन्होंने काफी आलोचना भी झेली, आलोचना भी काफी झेली उन्होंने ना। इसमें अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और आपके यूरोपियन बड़े बड़े देश, और जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, चाइना, इन सब के अर्थ के वित्त मंत्रियों को अगर आप देखें, उन सब वित्त मंत्रियों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वित्त मंत्री निर्मला जी रही हैं। उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, जो कि बात ठीक है। आप दोषारोपण कर सकते हैं कि नहीं, अर्थव्यवस्था में मिडिल क्लास को नहीं मिला इसलिए वो जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आप देखें जिस तरीके से डेफ्ट बैलेंसिंग एक्ट किया है उन्होंने, बैलेंसिंग, बड़ा महीन बैलेंसिंग करना पड़ता है बजट में, हर वर्ग को साथ में लेके चलना पड़ता है, किसी की भी नाराजगी ना मिले या सबकी नाराजगी ना मिले एक साथ, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्होंने बड़ा बखूबी इस चीज को किया है, और सबसे एक्सपीरियंस है आज। और नंबर जो देखना होगा, वो जो अर्थशास्त्री भी देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो समझना जरूरी हो जाता है आम आदमी के लिए भी कि ये होता क्या है। उस पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट आने वाला है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।